सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का शो एक ऐसी इनएविटेबिलिटी के बारे में है जिससे हम नजरें चुराते हैं। शादियां होती हैं, शादी मिलने का नाम है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और आज का क्राउड बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। शादियां होती हैं, शादी के बारे में अगर मजाक से काम लिया जाए तो शादी के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत शौहर पे आती है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ मजाक की हद तक हैं। एक्चुअलिटी रियल लाइफ डिफरेंट होती है। रियल लाइफ में आज भी औरत को फॉलो करना पड़ता है। आज भी ये दुनिया इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। Will it always be the same? I don't know. Maybe it changes someday. But for now, this is exactly how it is. आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो एडजस्टमेंट की जाती हैं ससुराल में, वो किस तरह से की जाती हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आज मेरे पास दो कहानियां हैं, दो ऐसी कहानियां जिन्हें दुनिया ने तन्हा कर दिया, उनके अपनों ने तन्हा कर दिया। लाइव कहानियां हैं, कोई फैब्रिकेशन नहीं है, और आज उन कहानियों के साथ हम आपसे बात करेंगे। मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे पैनल पे हैं, जो यहाँ आएंगे, आपसे बात करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स, अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है जो अधूरी रह गई है, या कोई ऐसी कहानी है जिससे आप गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। इट कुड बी एनीथिंग। तमाम मर्दों से मैं कहूँगा, आपके लिए शो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता, आप घर से चले जाते हैं, घर के पीछे क्या होता है, घर में आपके पीछे क्या होता है। आज का शो इसलिए देखना ज़रूरी है। ख्वातीन से कहूँगा कि आप एक दूसरे का साथ दे सकती हैं, एक दूसरे की आवाज़ बन सकती हैं, आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है अगर आप लोग आवाज़ में आवाज़ मिला लें। लेकिन मैंने अब तक जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है उसमें मैंने देखा है, ख्वातीन की सबसे बड़ी दुश्मन ख्वातीन होती हैं। सबसे बड़ी दुश्मन एक जेलसी का एक ऐसा मादा होता है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। गाइज आर डिफरेंट, ऑनेस्टली गाइज आर डिफरेंट। हम किसी भी मसले के बारे में थोड़ा एक मुक्का मार लिया, एक घूंसा मार लिया, थोड़ी दो गालियां दे दी और इसके बाद हम सही हो जाते हैं। बट ख्वातीन दे होल्ड ग्रजेस, वो यहाँ दिल में रखती हैं, एंड दैट्स वेरी बैड। क्या आप चेंज होंगे? आई डोंट नो, लेकिन ये शो आपको चेंज कर सकता है अगर आप चाहें तो। मेरे साथ मिसेस खान है, बहुत सारी तालियां मिसेस खान के लिए। मेरे साथ ज़हीन ताहिरा आपा हैं, बहुत सारी तालियां ज़हीन आपा के लिए। गजाला जावेद हैं, बहुत सारी तालियां गजाला के लिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको तो मैंने काम करते हुए देखा है, मेरी बहन है, कमाल काम करती हैं। एंड ऑनेस्टली अल्लाह ताला इनको हमेशा इस बात का अजर दे। इन्होंने जिन लोगों के लिए काम किया है, अगर ये ना होती तो पता नहीं उनका क्या होता।
आलिया सारिम, बहुत सारी तालियां। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। तालियां बजाएं। अच्छा, छोटी सी बात कहूँगी, इतनी आपने औरतों की बुराइयाँ की, अब मैं मर्दों के लिए कहूँगी कि आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन बिहाइंड। अच्छा, हमको थोड़ा सा ना ऑडियंस के तौर पे भी ग्रो करना पड़ेगा, दिल को और दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। मैंने कोई बुराई नहीं की, दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा हमको। हाँ, ये हमको बात तो सोचना है। पड़ेगा। इट वाज जस्ट अ फैक्ट दैट आई वाज स्टेटिंग, मेरी ऑब्जर्वेशन थी जिसको मैं स्टेट कर रहा था। थोड़ा सा हम लोग खुल वेनम के तो ज्यादा औरत में है, ग्रजेस भी देखिए, हैं। थोड़ा सा हम लोग खुल के सोचें, खुल के बात करें। मैंने कल जो शो किया है यौम पाकिस्तान पे, तो कल मुझे बताया गया कि यौम पाकिस्तान का शो है, मतलब एक ही दिन यौम पाकिस्तान है, उसके बाद क्या होता है पाकिस्तान को? भूल जाते हैं। कहीं चला जाता है क्या? कोई प्रॉब्लम हो जाती है? अगर मैं इंडियन गाने चलाता हूँ तो उसका मतलब ये मैं हिंदू हो गया, मैं इंडियन हूँ? हाँ, किसकी गाड़ी में नहीं बजते, किसके घर में नहीं देखी जाती इंडियन फिल्म? इसका ही कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, यू लिसन टू दैट म्यूजिक, दैट्स इट। इसके अलावा कोई बॉर्डर पर जाके किसी दूसरे मुल्क के लिए जान नहीं देने वाला। आप सारी दुनिया में घूमते हैं साहिर भाई, लेकिन अपने घर की जो हैसियत है वो अपनी जगह होती है। वैसे भी हम लोग जो है ना, खुशियों को हम बर्दाश्त नहीं करते। हमें हर खुशी में कुछ ना कुछ करना है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत कर रहा है, ये गलत है। तो जहाँ तक आपने ख़वातीन की बात की, ख़वातीन जो है वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि माँ सिर्फ माँ होती है, लेकिन वो जब सौतेली का नाम लगता है तो वो सौतेली क्या चीज़ है? माँ तो माँ है। अच्छा, अगर देखा उसके दिल में वो दर्द तो नहीं होगा जो अपनी माँ के दिल में दर्द। अगर अच्छी चीज़, मेरा ख्याल हर अच्छी चीज़ की तारीफ करनी अब मैंने बहुत तारीफें की, फिर लोग नाराज हो गए कि तुम तारीफें क्यों? वही तो मैं कह रही हूं, नहीं होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। कई मरतबा तो उनके अपने घर वाले नाराज हो गए, तुम क्यों तारीफ कर रहे हो हमारी अच्छी चीज़ों की तारीफें मत किया करो। अच्छा, बात शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि बात कहाँ तक जाती है। कुछ और लोग भी हमारे साथ अभी शामिल हो जाएंगे। शादी एक ऐसा बंधन है, कोई भी शुरू कर सकता है। आपने तो बहुत, आपसे मैं बाद में बात करूँ, आप यहाँ से शुरू करते हैं। मिसेस खान, आप भी शादियाँ करवाती हैं, और ज़ैनब आपने भी बहुत देखा है, गज़ाला आपने बहुत देखा। मुझे ये बताइए कि शादी में जब लड़की ससुराल जाती है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं मिसेस खान। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जब शादी के लिए औरत तैयार हो जाती है, वो मेंटली अपने आप को सोचती है कि मैं बहुत बर्डन ले सकती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती हूँ, तब वो शादी करे। शादी का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ना सोचें, अरे बाज़ लोग कहते थे शादी के बाद बर्डन वाली बात नहीं। नो, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। देखे, एक किस्म का उसके पास बर्डन भी है। माँ बाप के घर आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, आपको बहन भाई वगैरह, उधर आपको सास ससुर उनका मुकाम देना पड़ता है, उनकी जगह देनी पड़ती है, उनको सुनना पड़ता है। आप उनको बैक आंसर और बैक फायर एकदम नहीं कर सकते, जो आप घर में अपने भाइयों को टिट फॉर टैट कर देते हैं। उधर आपको ज़रा ज़ुबान बंद रखनी पड़ती है। मुंह ज़ुबान बंद रखेंगे कुछ अर्सा, तब आपका वो मुकाम आप पाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि घर में जो आप तरबियत देती है ना, वही जाके वो अगले खानदान में। लेकिन माँ को समझाना चाहिए कि अब आप दूसरे घर जा रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यू हैव टू होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को बंद थोड़ा। लेकिन मिसेस खान, मैं एक बात कहूंगी, हमारे घर जब बच्चे पैदा होती है, आप लोग शो करें, मैं जा रहा हूँ।
खवातीन की लड़ाई देख ली आपने 2 मिनट के अंदर। नहीं सही बात है। मैं वैसे कह रही हूँ कि ये जो कह रही हूँ कि होल्ड योर टंग वाली बात, मैंने कहा घर में भी आपको अच्छा आप लोगों को रुकना नहीं, हमने बोलना, बिकॉज़ ऑनेस्टली मुझे इस सिलसिले में ज्यादा नहीं पता, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो प्लीज बोलिए। मेरे तो मतलब कहने का ये कि तरबियत घर से, घर वालों के साथ भी आप बिहेव अच्छे करें, उनके बदतमीजी नहीं करें। जो अगर आपके घर में तरबियत अच्छी तो आपको मजाल ही नहीं कि जो आप ससुराल में जाके बुराई करेंगे। अगर आपकी तरबियत घर में अच्छी, घर में भी मेहमान आते हैं और अपने रिश्तेदार आते हैं, आपके माँ बाप बहन भाई होते हैं, उनसे सबसे मिल के जुल के रहें और वहाँ तू तड़ाक ना करें। जब आपकी आदत यहीं से नहीं पड़ेगी, आप वहाँ जाके क्या करेंगे? नहीं, उधर जाकर माएँ समझाती हैं कि उधर ये घर तुम्हारी माँ बाप का है, उधर आपका मुंह इस तरह नहीं खुलेगा, उधर आप यूं ऐसे नहीं करेंगे। ये हमें बताया जाता है, बचपन से ही बताया जाता है कि वो जब उस घर में जाओगी तो ये बिहेवियर नहीं होगा। यहाँ पर तो माँ बाप के घर में ऐश कर रही हो, एकदम मुंह से बोला निकल रहा है, वहाँ पे आपका शौहर ना पूरा कर सके, वहाँ पे आपके इतने लोग अफराद हैं ना पूरा कर सके। तो माँ का घर दूसरा होता है। माँ के घर में औरत ऐश कर लेती है, बचपन में वो जो ऐश करती है वो ऐश उसको उधर नहीं मिलते। उधर उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसे अपने बच्चे रेज करने होते हैं, उसे अपने हस्बैंड का मूड देखना होता है, उसे अपने सास ससुर को देखना होता है, उसे अपनी पूरी एनवायरनमेंट देखनी होती है और फिर आगे चलना होता है। मैं बताऊं अपना तजुर्बा, मेरा बिल्कुल ही दूसरा तजुर्बा। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे बिल्कुल घर में पैम्पर नहीं किया गया। जिम्मेदारियां और बड़ी बहनों की सबकी थी, उनको ज़्यादा अच्छे से अच्छा कपड़ा आपा को पहनाया जाता, अच्छे से अच्छा कपड़ा बाजी को पहनाया जाता, जो उनकी उतरन होती थी वो, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाप इतनी बड़ी फैमिली को, तो वो यही होता कि हमारे उतरे, बड़ी को उतरे तो उनको आगे, उनको उतरे। अब अल्लाह का शुक्र, हम जब वहाँ अपने शौहर के पास गए, उन्होंने तो हमें ऐसा पैम्पर किया कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो आपके साथ हुआ ना, मैं कह रही हूँ ना, तो हमें हमारा जनरली ये नहीं होता, जनरली ये नहीं होता। अच्छी चीज़ कोई तो वो करें। नहीं, एक्चुअली बात ये होती है कि सबसे बेसिक जो वजह है ना कि हम माओं की प्रॉब्लम है एक। जब हमारे घर बेटी पैदा होती है तो हम ज़रा सी बड़ी होती है ना, तो हम हर बुराई उसको उस उम्र में ताने देने शुरू कर देते हैं। ससुराल में जाओगी ना, ये नहीं होगा, तुम्हारी सास ये करेगी, तुम्हारी सास चुटिया पकड़ेगी, बताना चाहिए, वैसे बताना चाहिए। मतलब आप अपनी बच्ची को अच्छा इंप्रेशन भी तो दे सकते हैं ना कि नहीं, मतलब ये बातें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर माँ अपनी माँ को बच्ची को ताने दे रही होगी। तुमने ससुराल में जाना है, नहीं देखिए समझा, मैं आपको बता रही, नहीं ताने की बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आप उसको पॉजिटिव सेंस में भी तो समझा सकते हैं ना कि बेटा एक माँ ये है, दूसरी माँ वो है। हाँ। अब इस माँ ने तुम्हें पैदा किया, लेकिन उस माँ का दिल तुम उस वक्त जीतोगी जब तुम उसकी खिदमत करोगी और पॉजिटिव होगी, लेकिन उसको एक डिफरेंट किरदार अदा करना कि नहीं वो तुम्हारी सास है, तुम्हें ये करेगी, तुम्हें वो करेगी, ये नहीं कहना चाहिए। कभी प्याज लहसुन नहीं काटा था माँ के घर में। हम माँ से कहते थे हम किचन में प्याज लहसुन काटेंगे नहीं, सारी जिंदगी नहीं ना काटा। ससुराल में गए तो सारा कुछ किया ना, करते हैं, डिफरेंस होता है ना। ये माँ का घर था, माँ ने बर्दाश्त किया, सास बर्दाश्त करेगी, सास नहीं, वो कहेगी क्यों प्याज लहसुन क्यों नहीं काटोगी। तो हम तो नहीं मुंह खोलकर बोल सकते थे अब्रप्टली कि हमने तो माँ के घर में कभी काटा ही नहीं था, हमारी नाखूनों में से हमारे तो नेल्स यूं बड़े होते थे और क्या क्यूटेक्स लगी हुई थी। देखिए जब आप ससुराल में जाते हैं तो आपके रिश्ते चेंज होते हैं, सिखाई जाती है। जिस जगह से खड़े होके होते हैं उधर जाके, जिस जगह से खड़े होके मैं तस्वीर को देखती हूँ, वहाँ एक बच्ची है जो बड़े नाजो नाम से पलती है, नाजो नाम नहीं भी होते तो मोहब्बतें उसको पूरी मिलती हैं, और फिर उसको 3 लफ्ज़ों के साथ एक ऐसे घर में भेज दिया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बहुत सारे रिश्ते हैं। उस तन्हा को आके उन सारे रिश्तों को निभाना है, बिल्कुल निभाना चाहिए, बिल्कुल निभाना होगा। अगर आप नहीं निभा सकेंगे तो यू विल बी इन ऑल टोटल माइनस। आपको फिर अपने घर वापस जाना चाहिए, आपको सब रिश्ते निभाने होंगे, आपको सब काम करने होंगे। आप तैयार रहें कि अगर आप शादी करेंगे आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हमने नहीं किया, हमारी अकलौती बेटी 4 नंदों में गई, इतना वो खाना बना लेती और ऐसा टेस्टी खाना बनाती, और आप उसको देखेंगी, आई विल इनवाइट यू एंड यू विल सी कि वो इस कदर वो उतने बड़े बड़े बच्चों की माँ अभी भी कंवारी लड़की, द वे शी इज केप्ट हरसेल्फ, द वे शी इज कैरिंग हरसेल्फ इज फैंटास्टिक। लेकिन उसके खाने में क्या जायका है। 4 नंदे आती, 4 नंदोई आते, उनके बच्चे आते, उसकी देवरानी, सब 40 लोग उसके घर के होते, क्या वो नहीं पकाती? हमने क्या पकवाया था। 17-18 साल की उम्र में उसकी शादी की, बीए का एग्जाम दिया, उसकी शादी हुई, बाद में भी उसने पढ़ा। अब नाउ शी इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेड स्टार्ट स्कूल। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल्स है ना, और इस बात से
कोई इख्तलाफ नहीं है कि आपकी बेटी ने ये सब कुछ नहीं किया। तो हमने भी बड़ा स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी मदर को देखा, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, आपने भी स्ट्रगल किया, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मेरी मदर को भी अपने हस्बैंड से सपोर्ट मिली और मेरे फादर से सपोर्ट मिली, उन्होंने बहुत उनको सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी मदर को 2 जॉब्स करते हुए देखा है, ससुराल में काम करते हुए देखा। एट द सेम टाइम, लेकिन देखिए एट द सेम टाइम इतनी सिंपल कहानी नहीं होती हर शख्स की। मैं डेली के हिसाब से ऐसी ख्वातीन से मिलता हूँ, चाहे वो रेडियो पे हों चाहे टेलीविज़न पे हों, जिनके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही होती हैं, उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता, ऑनेस्टली कसूर नहीं होता। अगर होता तो मैं आपसे एग्री करता, डेफिनेटली एग्री करता, लेकिन उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। सही कह रहे हो। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं आपके, अगर आपके पास कोई कहानी है तो प्लीज़ कॉल कीजिए। अभी फजीला और उरूज जो हैं वो भी हमको ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको उन कहानियों से मिलवाऊंगा, देन यू विल नो मोर एग्जैक्टली कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है साहिर भाई? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? सर भाई मैंने अपने बारे में बात करनी थी, मुझे भी डिवोर्स हुआ है। कैसे? तो प्लीज मेरे लिए आप कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे, प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे कांटेक्ट करो, मैं ढूंढूंगी। मिसेस खान आप कर सकती हैं? बिल्कुल कर देंगे, आप इनको मेरा नंबर दे दिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल। सर भाई मेरा एक बेटा भी है छोटा सा, 5 साल का। देखिए बहन, मुझे प्लीज सर भाई मैं आपसे वैसे भी मुलाकात करना चाहती हूँ, आप कभी लाहौर आए ना तो मैं आपसे मिलूंगी, प्लीज भाई। जी श्योर, लेकिन प्लीज मिसेस खान का नंबर ले लीजिए, उनको कॉल कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। आपका शो बड़ा जबरदस्त है भाई, मैं रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू भाई। थैंक यू। एवरीबॉडी लव्स यू। एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए कहना कि मुझे डिवोर्स हुई है, उसका कहना मुश्किल है और एक माँ का सुनना मुश्किल है, चाहे वो उसकी अपनी माँ है। बिल्कुल सही बात है, बहुत मुश्किल काम। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, साहिर भाई बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी साहिर भाई, नहीं आप साहिर भाई से बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं ये बात करूँगी कि बेटियाँ जो होती हैं ना, बेटियाँ माँ बाप के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब उनकी शादी कर दो तो शादी से पहले जो होती है ना, वो माँ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है बेटी की, ठीक है। जब ससुराल में चली जाती है, फिर वही माँ बुरी बन जाती कि मेरी बेटी को भड़काती है, ये है वो है, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियों की शादी हुई है, ठीक है, लेकिन दोनों बेटियां मेरी ठीक नहीं रहती। क्यों नहीं रहती ठीक? हालांकि वो ससुराल में इतना काम करती हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ससुराल वाले उसकी बुराई नहीं करते बेटी की, लेकिन वो कहते हैं माँ खराब है, माँ से ना मिलो, बहनें खराब है, बहनों से ना मिलो। तो इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। साहिर भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। एक काम करें आप, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, मिसेस खान को या ज़हीन आपा को ले जाएं। अब मैं एक बात बताती हूँ बेटा, कभी भी कोई सास के घर में अगर उसकी माँ ज़्यादा फ़ोन करेगी, मैं भी ज़्यादा फ़ोन करूँगी, अगर मैं भी ज़्यादा बात करूँगी ना अपनी बेटी से, तो उसकी सास यही कहेगी माँ बहुत बातें करती है और बात सिखाती है, तो लिमिटेड बात करो और सास के सामने ना बात करो। चलो अपने कमरे में बात कर लो, लेकिन ये हर घर में यही होता है कि माँ अगर ज़्यादा बात करेगी बेटी से तो सास हमेशा उसे टोकेगी कि तुम ज़्यादा बात करती हो, मत ज़्यादा बात करें। उनके पास दिमाग है, वो खुद अपना रास्ता खुद निकालेंगी। उनको अपने मैं अपनी बेटी से कुछ कहूँगी, वो शट अप कॉल दे देती है, कहती है अम्मी आपको मेरे घर के हालात का नहीं पता, लेट मी टैकल, लेट मी डू इट। एवरीबडी हैज ब्रेन्स कि अपने घर को किस तरह लेकर चलना। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं आलिया भाभी से पूछना चाहूँगा कि उनके पास जो आज 2 कहानियाँ हैं, 2 हैरतअंगेज़ कहानियाँ हैं। हैरतअंगेज़ इसलिए कि शायद आपने और मैंने नहीं सुनी। नॉर्मैलिटीज़ हमारी यही हैं कि हम ऐसी कहानियाँ नहीं सुनते, लेकिन हकीकत ये है कि इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक और भयानक कहानियाँ रोज़ हमारे माशरे में जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, और उनके साथ हम भी ज़िंदा रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं और हमें पता नहीं होता। आज का शो आप मिस नहीं कर सकते। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
मैं माइक आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर कोई बोलना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर बोले, अपने व्यूज़ अगर देना चाहें तो वो ज़रूर दें। हमारे साथ दो और हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहुत सारी तालियाँ फजीला काजी के लिए, बहुत सारी तालियाँ। एंड उरूज मोइज़ के लिए बहुत सारी तालियाँ। अब एक कहानी है हमारे पास, आइए आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। मेरे साथ मेरे बराबर जो बैठी हैं, निदा आपको माइक लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, ये माइक ले लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे ज़रा अपनी कहानी के बारे में बता दें। मैं चाहता हूँ आप इसको गौर से सुने, आप तमाम लोग सुने, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। और टेलीफोन कॉल्स, इस कहानी का इब्तिदाइया जब ख़त्म हो जाए, इस कहानी का जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम कॉल्स भी ले सकते हैं। जी प्लीज़ बताइएगा। मेरा नाम निदा है। हाँ, और मैं 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी बहन हूँ। मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। मैं अपने भाइयों के साथ रहती थी। तो मेरी जो एक बड़ी सिस्टर हैं, वो क्या मैं उनके बारे में कह सकती हूँ कि वो थोड़ी सी ना मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली खातून है। सब बहन भाइयों को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं अपनी हर बात मनवाने के लिए, चाहे वो गलत हो। तो जिस वक्त मेरी मतलब रिश्ते वगैरह आने शुरू हुए घर में, एक कुछ बहनों की तरफ से भी ये था, अम्मी की तरफ से भी था कि मेरा कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो मेरे लिए कोई रिश्ते नहीं आएंगे। लोग आते थे, वो रिजेक्ट कर देते थे। इस चीज़ को मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा अपने मतलब बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया और अपनी एक दोस्त को किसी तरह मजबूर किया, उनकी मिन्नतें की, उनके हाथ पैर पड़े, उनके मजबूर करके उनके भाई से मेरी शादी करवाई, जो ना कि एजुकेटेड थे, ना जॉब करते थे, ना उनके पास कोई रहने की कोई जगह थी, वो अपनी सिस्टर के घर में रहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, ये मेरे घर पे आ जाएगी, मैं अपने भाई से शादी करा तो मेरे भाई का घर भी बच जाएगा, एहसान भी हो जाएगा, और इसको मैं जैसे डील करना चाहूँगी करूँगी। अब मेरी बहन ने पहले तो शादी करवाते हुए ये कहा कि मैं 15 साल से इन लोगों को जानती हूँ, जबकि उन्हें उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वो किस टाइप के लोग हैं। उन लोगों ने शादी करके मुझ पे एहसान जताया कि तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा था, तुम इतनी बदसूरत हो, इतनी काली हो, एहसान मानो कि मेरे भाई ने तुमसे शादी की और अब तुम यहाँ मेरे घर में नौकरानी बन के रहो, तुम्हारी ये औकात है। ना मुझे मेरे हस्बैंड से कोई बातचीत करने दी जाती थी, ना उसके साथ बैठने दिया जाता था। हर चीज़ पे मेरी नन जो थी वो मतलब एक तरह से हक जताती थी कि ये मेरा भाई है, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, बस तुम यहाँ आ गई हो ना, ये एहसान मान लो। उसमें मेरी बहन की इन्वॉल्वमेंट ये होती थी कि वो मुझे तो कुछ नहीं कहती थी, जैसे नॉर्मली बहनें टिप्स देती हैं, ससुराल में ऐसे रहो ऐसे रहो, मुझे नहीं कहती थी, वो मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट कहती थी। तो वो मेरे लिए ताने और मेरे लिए तंज इस तरीके के बन जाते थे कि मैं क्या बताऊँ। इवन कि जब मतलब उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में भी इस तरीके से कहा कि अपनी फैमिली को मतलब बनाने की कोशिश करो, मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा। तो जब मैंने कंसीव किया, मेरी बच्ची हुई, तो मुझे यही ताना पड़ा कि तो तुम्हारी बहनों का मशवरा था, इसमें हमारा कुछ नहीं है। मेरी बहन ने इस तरीके से मुझे इंसल्ट करवाया ससुराल में। और जब भी कोई बात होती थी, हालांकि मेरी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं था, मैं हर तरह से अपने हस्बैंड के साथ कंप्रोमाइज़ भी कर रही थी। फरमाइशी किस्म की औरत मैं नहीं हूँ कि मैं मियाँ से कहूँ मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मेकअप चाहिए, नहीं करती थी। मेरा मियाँ अगर थोड़ा बहुत भी कमा के ला रहा है तो मैं उस पर गुजारा करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे बस ये था कि मेरे घर में रखो, या एटलीस्ट मुझे भाभी वाली हैसियत तो दी जाए, मुझे नौकरानी वाली हैसियत क्यों दी गई है। मुझे जलील करवाया जाता था, बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती थी। बच्ची हुई तो बच्ची को भी बहुत परेशान किया गया, ना उसके दूध की फ़िक्र, ना उसके सैलड की फ़िक्र, ना उसके पैम्पर्स की फ़िक्र, उसकी किसी चीज़ की मेरे हस्बैंड को कोई परवाह नहीं होती थी। उससे ये कहता था मेरा कम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाएगा, तुम तो काली हो, तुम्हारे चक्कर में मैं नौकरियाँ करूँगा तो मैं भी काला हो जाऊँगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो तुम मेरी बहन के घर में जैसे मैं रखता हूँ बस वैसे रहो, कुछ ना कहो। अपने लिए मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब मेरी बच्ची को उन्होंने मासियों की तरह ट्रीट करना शुरू किया, 1 साल की छोटी सी बच्ची, उसके हाथ में गीले कपड़े पकड़ा के उसको कहा जाता था बेटा ज़रा टेबल को कर दो। बच्ची अपने खेल कूद को समझ के टेबल साफ़ कर रही है, कभी फर्श साफ़ कर रही है। 1 साल की बच्ची बर्तन उठा के किचन में लेके जा रही है, कोई चीज़ गिर जाए तो उसकी शामत अलग, मुझे अलग जलील किया जाता था कि तुम्हारी भी यही औकात है, तुम्हारी बच्ची को भी यही बना देंगे। बस अपनी बच्ची के लिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैं अपने भाइयों से मैंने इस चीज़ का जिक्र किया
कि मेरा हस्बैंड नौकरी भी नहीं करता, मुझे कहीं रखना भी नहीं, मेरी बहन अपने मतलब नंद के घर पे मुझे रहना पड़ता है नौकरानियों की तरह। मेरे भाइयों ने कहा शादी हमने नहीं करवाई है, ना हमें ये लड़का पसंद था, ना हमारा इस बात से कोई ताल्लुक है, बहन ने कराई है, बहन से जाके बात करो। और बहन की आदत ऐसी थी, वो सबको डराती थी, इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, कोई आगे नहीं आता था। बहन के पास गई, बहन ने पहले तो डिवोर्स करवा दी, खूब लड़ाइयाँ की, खूब झगड़े किए। जब उन्होंने देखा इससे फाइनली डिवोर्स ले लिए, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई, बच्ची मुझे दे दो, ये बच्ची किसी और को दे दो, तुम दूसरी शादी कर लो। तो मैं बहुत मुश्किल से अपनी बहन के घर में मैं 8-9 महीने रही। बहुत उसने मुझे आजिज़ किया इस वजह से, बड़े सीधे लोगों के सामने लेके जाना, फिर उनके सामने इस तरीके से करना कि जैसे मैं बहुत ही काबिल रहम कोई पर्सनैलिटी हूँ कि बस मुझे सिर्फ तरस खाया जाए। अच्छा, इस चीज़ से मैं एक बहुत मिनट यहाँ रुकिए। वो तमाम ख्वातीन और मर्द जो शो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसी बेशुमार कहानियां हमारे मुल्क में रोज़ होती हैं, ऐसी बेशुमार कहानियां। कसूरवार कौन है? इनकी बहन, इनके हस्बैंड की बहन, या इनका हस्बैंड, या तीनों मिलकर, या इनके वो भाई जिन्होंने कहा कि शादी हमने नहीं करवाई। आई डोंट गेट इट। आप सब लोगों ने कहानी सुनी। विल स्टार्ट विद फजीला, यू व्हाट डू यू थिंक? ये जो भी बात कर रही हैं, अव्वल तो ऐसा मैंने बिल्कुल सुना है, सही कह रही हैं। कसूरवार जो होते हैं ना, एक तो आपके हालात होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, और वो उन हालात में अगर आपके अपने ना हो और आपके अपने ही आपको मिसयूज़ करें फॉर सर्टन रीजंस, साइकोलॉजिकल इश्यूज़। जैसे अब इनकी बड़ी बहन है, तो इन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं और इनकी बड़ी बहन ये सब कुछ कर रही थी, तो उनको अपनी ये होती है कि जी मैं बड़ी हूँ तो मेरी हाकमियत हो, अथॉरिटी बनना चाहते हैं लोग, क्योंकि कभी ज़िंदगी में किसी ने सुनी नहीं होती है उनकी, तो वो हर चीज़, और उनके हाथ में यही आई होंगी इसलिए कि घर में एक था कि जी, हालांकि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल कोई काली वाली नहीं है, माशाल्लाह, आप बात करिए, मुझे लग रहा है कि आप पढ़ी लिखी भी हैं, तो मतलब इस तरह दबाना जो होता है ना, वो अपने साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से, एक तो वो है, दूसरी बात है भाइयों को साथ देना चाहिए था, फिर गलत जगह शादी करा दी, तो ये सब चीज़ें, और फिर गलत मशवरे दे के डिवोर्स करा दी। मतलब ये तो मुझे उस औरत का इशू लग रहा है, और खैर इनकी तो बहन है, लेकिन जब मुझे पता चला था कि हम शो में बात करने वाले हैं, तो बहुत सी माओं को भी मैंने देखा कि वो नादान दोस्त कहते हैं ना, कि नादान दोस्त होते हैं आपके अपने ही लोग जो होते हैं, आपको गलत मशवरे देख के, अब वो चाहे वो मोहब्बत होती है बहुत ज़्यादा, या वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी का वो होता है, या बहुत ज़्यादा अना होती है अपनी बात मनवाने की, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद, अब ज़ाहिर इनका एक अलग इशू था, लेकिन अगर औरतें ख़ुद स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारी लड़कियाँ नई नई उनकी शादियाँ होती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, मैंने खुद देखा है, बड़ी बड़ी ग्रैंड दावतें हुई, शादियाँ हुई, और 2 महीने बाद पता चला कि जी तलाक हो गई। तो वो मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों को अब देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इस पर इनका जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, उसके अंदर एक तो जो खुद विक्टिम है, ये विक्टिम है, इनका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर कर दिया कि तुम्हारा रंग काला है, तुम देखने में अच्छी नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये जो सोसाइटी के टैबूज़ हैं, ये लड़की की पर्सनैलिटी में बहुत काम करते हैं, या उसको बनाने में, उसको बिगाड़ने में, बोथ। अगर आपकी फैमिली आपके टैबू पे चली नहीं, तुम्हारा रंग काला है इसलिए तुम पे रिश्ता नहीं आ रहा है, मे बी उसकी बहन बहुत पावर्ड है इसलिए रिश्ता नहीं आ रहा। सवाल ये नहीं है ना, सवाल यहाँ तो ये है कि किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया, बहन ने इनका साथ नहीं दिया, तो शौहर ने साथ नहीं दिया, शौहर की बहन जो है उसने साथ नहीं दिया। शौहर ने तो इसलिए नहीं दिया कि शौहर जो है वो डिपेंडेंट है। आप शादी करते हुए यही देखते हैं ना कि मर्द इंडिपेंडेंट हो, नौकरी करता हो, कमाता हो। अब जो आदमी अपनी बहन के घर रह रहा है, आप सोचो उस आदमी का जहन कैसा होगा, उस आदमी की मेंटालिटी क्या होगी। वो कह रहे हैं कि तुम तो काली हो, मैं काम करूंगा तो तुम्हारी वजह से मैं भी काला हो जाऊंगा। इनकी जो वीकनेस मतलब इतना हाईलाइट कर दिया था कि एवरीबॉडी वाज एमिंग टू हर वीकनेस कि भाई तुम काली हो, तुम ऐसे। अच्छा, वी कम टू यू मिसेस खान, आप क्या समझती हैं? ये कुछ बच्चे भी बहुत नर्वस और कमज़ोर रही है, ये भी दूसरों की बातों में आई है। इसको ज़रा सा अपनी बड़ी बहन को उसी वक्त स्नब करना चाहिए था। मैं इसकी आंखों से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि लड़की प्यारी है और इसका रंग रूप ऐसा काला नहीं है, बल्कि हालात ने इसको मज़ीद अभी काला किया हुआ। ये बहुत अच्छी और खिलते हुए रंग की लड़की है। अब ये अगर ये अपनी बहन की बात इतना सुन रही थी कि तुम काली हो, तुम ये हो, उसी वक्त उसको स्नब करती है। आजकल लड़कियां छोटी बड़ी बहनें अगर गलत बोलें तो उनको फ़ौरन टिट फॉर टैट उनको उसी वक्त बोल देती हैं, यह बात गलत करिए आपा या बाजी, हम ऐसे नहीं है, यह वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा थोड़ा सा उस वक्त स्टैंड ले लेती है अपनी बहन के आगे, तो ये इसके साथ चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना होती। अच्छा,
क्या अपनी बहन के आगे, माँ के आगे, बाप के आगे, भाई के आगे, शौहर के आगे स्टैंड लिया जा सकता है? ये क्वेश्चन है। बहन के आगे लिया जा सकता है। बहन के आगे। होल्ड ऑन। हमारे साथ जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि हम अपने तनाजुर में बात करते हैं, जैसे हम होते हैं वैसे हम देख के बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आप इनके शूज़ में थे? आप नहीं थे। छोटा सा एक ब्रेक, बिकॉज इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वो क्या है आपको बताता हूँ इस ब्रेक के बाद। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है वो ये है कि हम इसको नज़रअंदाज करते हुए गुजर जाते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब हो जाती हैं, स्पेशली लड़की के लिए। लेकिन इसको चलने दीजिए ऐसे ही शो को। एक ख़ास बात है जो शो के एंड में होगी। उसका रीज़न ये है कि हम अक्सर चीज़ों को वैसे नहीं समझते जैसे वे होती हैं, और हम उनको सिर्फ वैसे समझते हैं जैसे हम उन्हें समझना चाहते हैं। ना तो ज़िंदगी इतनी सिंपल है और ना इतनी मुश्किल। क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच बोलते हैं? शायद बोलते हैं, लेकिन हम बहुत सिली से लोग होते हैं। हम आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी बुराई मिन हैसुल कौम हमारे बिहेवियर में है, हम सच सुन नहीं सकते। बोल लेते हैं क्योंकि सच बोलना निस्बतन आसान है सच सुनने से। हम किसी भी चीज़ का सच नहीं सुनते, ना अपने माशरे का, ना अपने लोगों का, ना अपनी ज़ात का, किसी चीज़ का भी सच नहीं सुनते। हम सिर्फ सच बोलते हैं, और ना अपने बारे में बोलते हैं, ना खुद से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बोलते हैं। हम दूसरों के बारे में अपने परसेप्शन को सच बना के पेश कर देते हैं। अनफॉर्चुनेट। थोड़ा सा नॉलेज होता है, कभी पढ़ा नहीं ज़िंदगी में, इसके बावजूद तबसरे करते हैं। हकीकत को समझते नहीं हैं, इसके बावजूद हक़ाइक़ पे बात करते हैं। ज़िंदगी को बरतते नहीं हैं, लेकिन ज़िंदगी की मुश्किलात को उन पे लेक्चर्स दिया करते हैं। देन वी कंप्लेन कि हमारे मुल्क में कुछ चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे सच बोलने के लिए एक सेकंड, सच बोलने के लिए सच का सुनना बहुत ज़रूरी है। सुन नहीं पाते, सुन नहीं पाते। एक टेलीफोन कॉल, मैं कॉल ले लूं फिर उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? जी मेरी आपसे बात करने की ख्वाहिश पूरी हुई। मैं आज के टॉपिक पे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज बोलिए। मैंने आपको कभी कॉल नहीं करी जो बाकी शोज लॉन वगैरह। मैं कहना ही चाहती हूँ कि आज पहले लड़कियों को तरबियत दी जाती थी कि बेटा उस घर जा रही हो, डोली में जाना और तुम्हारा जनाजा वहाँ से निकलेगा। लेकिन आजकल की माएँ जो हैं वो बेटियों के दखलंदाजी करती हैं और उनको मशवरे देती हैं। इस वजह से बेटियों का घर खराब होता है। तो शादी के बाद लड़कियों की माँ को इतनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो लड़कियाँ आजकल मैके जाके बैठती हैं बार बार, वो कभी घर आबाद नहीं कर सकती। मिसेस खान की बात से मुझे इत्तेफाक है, लड़की में बर्दाश्त होनी चाहिए और उनको आदत होनी चाहिए कि नए माहौल में जाके वहाँ के उसमें ढलें। लेकिन सरवत इनके केस में तो माँ है ही नहीं ना, इनके केस में तो बहन है। हाँ, जिसने आजकल की बहनें भी सपोर्ट करती, कोई बात नहीं तुम आ जाओ हम देख लेंगे, लेकिन बाद में वो बदल जाती हैं। बहनें भी खराब करने में घर का हाथ होता है। ऑलराइट जी। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम खुशी है, मैं मिट्टी घरपाका से बात कर रही हूँ जी। कहिए, जवाब कहिए। खुशी क्या कहना चाहती हैं? ये बात सच है कि कलर के हिसाब से बहुत बड़ा इशू होते हैं। मेरा नाम खुशी है, मेरे 4 भाई बहन है। ठीक है। मेरा भी कलर डिम है और मेरे बेटे का भी कलर डिम है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे न पढ़ाया न लिखा है। 12 साल की उम्र में शादी हो गई। 12 साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में मेरी शादी करवा दी है और ससुराल में आके मुझे जला दिया गया था 6 साल के बाद। अल्लाह, ये सच में कलर के हिसाब से बहुत ज्यादा इश्यू होता है। और मेरा बड़ा बेटा है, उसका भी कलर बहुत ज्यादा डिम है। लेकिन मैं अपने बेटे को इस कदर बढ़ाना चाहती हूँ, दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। कलर के हिसाब से दुनिया नहीं चलती। बच्चों में वो इज्जत होनी चाहिए।
पढ़ाई करना ही चाहिए। मैंने तभी आपको कॉल की थी डॉक्टर खुरम के हिसाब से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुशी। और अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमें बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी तालीम को स्पॉन्सर कर सकें। म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा अगर पीछे चल रहा है तो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों की तरफ आता हूँ। तूने ज़र्रे को देखा तो ज़र कर दिया, तूने हबशी को रश्क कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम है, कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मुझे ये हमेशा याद रहता है। उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि बिलाल हबशी का रंग जो था वो स्याह था। इसके बावजूद हुजूर के महबूब तरीन सहाबियों में से एक थे। एनीवेज, अच्छा देखें, अब हम वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात करते हैं, और ये एम्पावरमेंट उन्हीं को मिलता है जिनके पास पावर होती है ऑलरेडी। क्या बात है यार, ऑसम, वाह वाह वाह। अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पे अप्लाई होती है। इनका मुंह खुलना चाहिए। जब इनकी बहन इनके ऊपर ज्यादती कर रही थी, इनको उस वक्त ही कहना चाहिए नहीं मैं आपकी बात नहीं मानती, नहीं मैंने नहीं करता। क्यों नहीं आपने किया? क्यों आप दबती रही? आपको उस वक्त अपनी आवाज ऊंची करनी थी ताकि उसको पता चलता कि ये लड़की मेरी बात नहीं मानेगी और यहाँ शादी नहीं करेगी। जब आपको पता था कि वो ना कमाता है और ये डिपेंडेंट है टोटली, तो आपको कहना था मैं नहीं करती शादी। कहने की बात है मिसेस खान, एक बात नहीं, एक बात देखिए, बात सुनिए। ये माँ बाप कॉन्फिडेंस देते हैं, भाई कॉन्फिडेंस देते हैं। जिस औरत का ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है, ना नहीं मिसेस खान, जब बीती है नहीं बोला जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक आप सुनिए, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसा ही कुछ ख्वाब होता है जब लोग जिंदगी शुरू करते हैं और इसी ख्वाब में कहीं दरार आती है, इसी ख्वाब में कहीं थकन आ जाती है, इसी ख्वाब में जुदाई आती है
और दिल टूट जाया करते हैं। अगर हमें लाइफ की डेफिनेशन पता हो तो कमबख्त दिल लगाए ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। तब तक हम भी दर्द के आदी हो जाते हैं और दर्द हमें जान लेता है। क्वेश्चन इज कि आज इस प्रोग्राम से कुछ भी तब्दील होगा या हम यूं ही सैड रहेंगे और एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। आइए आपको दूसरी कहानी से मिलवाते हैं, एक ऐसी कहानी जो पहली से ज्यादा खौफनाक है। सॉरी, आपके पास है, बोलिए। नाम बताइए। मेरा नाम सबा है। बेटा ऊपर। मेरा नाम सबा है। मेरे साथ एक मेरे क्लास फेलो थे, उनके एक फ्रेंड थे, उनसे मेरी दोस्ती हुई यूनिवर्सिटी में। और फिर हम लोगों ने शादी का फ़ैसला किया। मैंने अपने घर में बताया अपने बहनों को, बड़े बहनों को, कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ कास्ट है। हम लोग उर्दू स्पीकिंग थे, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग उर्दू स्पीकिंग थे? नहीं, वो लोग उर्दू स्पीकिंग थे, हम लोग उर्दू स्पीकिंग। उनका आउट ऑफ कास्ट नहीं हो सकती शादी, क्योंकि एक केस हो चुका था तो उनके ख़ानदान में, बहनोई के ख़ानदान में। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे सामने उनके हालात हैं, तुम सोच समझ के इस तरह करना। फिर वो बात फिर मैंने मान ली, चलें ठीक है थोड़े अरसे तक। फिर यही होता रहा, घर में मेरे प्रपोजल्स आते रहे। कभी अम्मी अब्बू की बात नहीं मानती थी, अब्बू अम्मी की बात नहीं मानते थे। इस तरह करते करते मैं मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब होती रहती थी प्रपोजल्स की वजह से। फिर मैंने इंतहाई कदम ये उठाया कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज करके फिर अपने वालिदैन को इत्तला दी उसी शाम। मेरे हस्बैंड मुझे फिर वहाँ से अपने साथ अपने शहर लेके चले गए, दूसरे शहर में रहते थे वो। फिर अम्मी अब्बू से जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम घर आओ, तुम्हारी रुखसती हम यहाँ से कर देंगे। फिर मैं 2-3 दिन के बाद मुझे मेरे हस्बैंड वापस लेकर आए और हमारी रुखसती सादगी से हुई। कोई मोहल्ले वाले को नहीं पता था कि मेरी शादी हो रही है, उनको बस ये बताया गया कि मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ चचा के पास। और मेरी रुखसती कर दी गई ख़ानदान के चंद लोगों को, करीबी लोगों को बुलाकर। उसके बाद मैं अपने शौहर के साथ उनके घर रही, चचा के घर रही, क्योंकि उनके भी पेरेंट्स नहीं थे, वो भी चचा के घर ही रहते थे। वहाँ 1 साल रही, बेटा हुआ मेरा। सिर्फ मेरी अम्मी और अब्बू मुझसे राब्ते में थे और कोई ख़ानदान के राब्ते में नहीं थे रिश्तेदार। ननियाल वालों ने तो कहा था वो मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। ददियाल में से सिर्फ ये कि सब पूछते रहते थे, अम्मी लोगों से पूछते रहते थे कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। 1 साल के बाद जब हमारे फाइनेंशियली हालात ख़राब होने लगे और शौहर भी डिस्टर्ब रहने लगे तो हमारी लड़ाई झगड़े शुरू हुए। फिर उन्होंने शक करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया। अगर मैं फ़ोन करती थी अम्मी लोगों से, जब बात करती थी, जब क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, अम्मी लोग ही करते थे, तो मैं बता नहीं पाती थी कि मैं कितनी परेशानी में हूँ, क्या हूँ। फिर मैंने छुप कर उनको ख़त लिखा, सारे हालात बताए 2-2.5 साल में कि मैं परेशानी में हूँ, अगर कुछ हो सकता है तो मुझे वापस बुला लें किसी तरीके से, अगर सब माफ़ कर सकते हैं। फिर 2012 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ, तो मेरे आने के 3 साल के बाद मैं वापस अपने ददियाल में आई। यहाँ आई तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अपने हस्बैंड से खुला ले लो तो हम सब सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं लेती हूँ, ऐसे ही अलग से रहने लगती हूँ, तो अम्मी ने कहा फिर हम साथ नहीं देंगे और तुम वापस जाओगी तो अब हम फिर बिल्कुल तुमसे रब्ता भी नहीं रखेंगे आपके। फिर मैंने सोचा चलें, अब मेरे 2 बच्चे हैं और अब अम्मी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन मैंने अम्मी से बात वाज़ेह तौर पे कह दी थी कि अम्मी मैं ख़ुद जॉब करूँगी, किसी पे बोझ नहीं बनूँगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब उसी टाइम पे रिटायर हो रहे थे उसी साल। तो मुझे पता था मेरी 2-3 बहन भाई और हैं, अनमैरिड हैं, उनको भी सपोर्ट करना होगा। तो अम्मी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग कर लेंगे, थोड़ा केस हो जाए खुला कर। फिर मैंने मुकदमा दायर किया और फिर 6 महीने में हमारा केस ख़त्म हुआ। फिर मैंने कहा अम्मी से कि मुझे फिर करने दीजिए। अम्मी ने कहा नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी मत करो। इस तरह करते करते 3.5 साल हो गए मुझे, अम्मी इसी तरह नहीं करने दिया। फिर 1 साल पहले जब अब्बू का इंतकाल हुआ, फिर मैं घर में हालात देखे कि वाकई मुझे अब करने की ज़रूरत है। तो अम्मी लोगों ने कहा नहीं, हम सब बहन भाई वैसे कर रहे थे, वो अम्मी मेरी बहन भाई वगैरह बहुत अच्छे हैं, वो लोग कर रहे थे मुझे सपोर्ट, लेकिन मुझे ज़रूरत लगती थी कि मैं ख़ुद भी कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकूं। यही ज़िद की वजह से जो लड़ाई झगड़े हुए, मैंने अपनी अम्मी से बहुत बुरी बातें बोली, उनको बातें सुनाई, लड़ाई झगड़ा किया। इस वजह से मेरे बहन भाई मुझसे नाराज़ हो गए और मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पे सारे बनी ट्रस्ट में छोड़ दिया। ये बच्ची जितने बातें बता रही है उसमें वो जो दुख की बातें हैं वो बच्चियां सुन लें, जो कोर्ट मैरिज करती हैं या माँ बाप की सपोर्ट के बगैर शादी करती हैं, जो हालात इसके पास उस घर में रहे, या वो बच्चियां जो इस तरह लव मैरिज कर लेती हैं, वो जहनी मरीज़ मर्द
जब वो इस पर शक करता था तो उसको कहता था कि जब तुम मुझे पसंद करके मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर सकती हो और माँ बाप को धोखा दे सकती हो तो तुम और भी कुछ कर सकती हो। ये साल, ये कितने अरसे ये बाथरूम कमरे से निकल कर था, कमरे के अंदर वो जो मजदूरों की क्या उसको कहते हैं तकारी, उसके अंदर ये सब कुछ करती थी गलाजत, क्योंकि बाथरूम जाने की इजाज़त नहीं थी। ये प्रेग्नेंट थी और ये उसी में सब करती थी और जाते वो कमरा लॉक करके जाता था। तौबा तौबा। इस किस्म के और लेकिन मैं आपको बता, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मैं माजरत चाहता हूँ, इख्तलाफ मैं करूँगा आपसे। हर आदमी इतना ज़हनी मरीज़ नहीं होता। मतलब देर आर प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोर्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लीज़ इसको बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, लेकिन हर मर्द इतना उल्लू का पक्का पट्टा नहीं होता कि वो उठा के इस किस्म की बकवास करे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन साहिद भाई, मैं लड़कियों को ये कहूंगी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी इज्जत बहुत नाजुक है। अगर हजार मिसेस खान की बात बार बार सही लग रही है। देखें, आप बोलते क्यों नहीं? 2.5 साल क्यों लगे आपको ये बोलने में? 2.5 साल क्यों लगे? किस बात के लिए लगे? अच्छा वजह। और आपकी बात भी सही है कि जब पेरेंट्स सपोर्ट करना ही छोड़ दें, जब घर वाले सपोर्ट करना ही छोड़ दें, तो लड़की कहाँ है? अच्छा एक कॉल ले लें, कॉल के बाद लीजिए, कॉल आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिए जी, बिल्कुल बोलिएगा। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। साहिर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फर्स्ट क्लास। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज 4 महीने के बाद मेरी कॉल लगी है। पूरे 4 महीने में दिन रात कोशिश कर रही थी कि आपको कॉल लगाऊं, मेरी कॉल नहीं लग रही थी। आज पहली बार मेरी कॉल लगी है। पर रात में क्यों कोशिश कर रही थी? हम लोग नहीं आते रात में नहीं कर रही थी आपको कॉल। साहिर भाई मेरा भी यही मसला है। मैं 7 क्लास में पढ़ती थी, मेरी वालिदा ने मेरी शादी कर दी और जिस मर्द से कराई थी उसके माशाल्लाह पहले से शादी हुई हुई थी, उसके 2 बच्चे थी, उसकी बीवी को तलाकशुदा थी। तो उसके बाद मेरे अभी 6 बच्चे हैं और जो मेरे खानदान में मेरा कोई भी साथ नहीं देता और मेरी जिंदगी अभी 25 साल उम्र है और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आप अपने हस्बैंड के साथ हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड अभी 2 साल पहले फौत हो गए। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। कहाँ रहती हैं बहन आप? सक्कर में रहते हैं। तो किसके साथ रहती हैं अब? मैं अपनी वालिदा के साथ रहती हूँ। क्या मसाइल हैं अभी रहने में? क्या मसाइल हैं? बस ससुराल वालों ने कहा है आप मनी से, आपकी वजह से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, आप यहाँ से चली जाएं। अब 6 बच्चे मेरे ऊपर है, मैं इनको नहीं अफोर्ड कर सकती। उस पड़ोस के लोग थोड़ा बहुत देते हैं, मैं घर चलाती हूँ, शोहर की पेंशन मिलती है। या अल्लाह, सपोर्ट नहीं होती तो आप सुनिए। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिएगा। जॉब के लिए जाती हूँ, जॉब भी नहीं मिलती। अच्छा बहन, आप एक काम करें यार, हमारा कोई नुमाइंदा है सक्खर में समा का है? अच्छा आपके पास आज ही कोई बंदा आएगा, आप ज़रा उनको हम ये कुछ मैं आपसे, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करते हैं, हम आपको शिफ्ट करवा देते हैं, मैं आपको शिफ्ट करवा देता हूँ बहन, और आपका खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा, कोई मसला नहीं है, पर्सनली मैं दूँगा। हम भी इसके 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा लेंगे। 2 बच्चों की पढ़ाई 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए मिसेस खान ने कहा तो वो पढ़ाई देंगे और आपका घर का राशन वगैरह हम सब टेक कर देंगे, कोई मसला नहीं। आप लोग अब यहाँ पे एक मैं बात ये कहना चाहूँगी कि अब ये वक्त आ गया हुआ है कि अब हमें औरत को एजुकेट करना पड़ेगा। अब हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी इतनी सी उम्र है, इतनी 25 साल में तुम 6 बच्चे जन्म लोगी तो होगा क्या तुम्हारा? यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, उसको बताया ही नहीं जाता कि तुम अगर प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। औरत को एम्पावरमेंट कहते हैं। औरत के पास दिमाग नहीं है क्या? वो 10 चीजें नहीं कर सकती क्या? वो खाना पका के, पुड़िया बजा के, वो प्लास्टिक की थैलियों में कुछ कर सकती है, वो सिलाई कर सकती है, वो बहुत मेहनत करके उसको ये बताए कि तुम बहुत कुछ कर सकती, तुम शेल्टर एजुकेट करो, एजुकेशन दो उसको,
मेंटल एंड फिजिकल एजुकेशन दो, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दो, उसको छोटा सा उसको क्या कहते हैं स्किल्स दो, सब चीजें हो रही है, किससे बुरा नहीं हो रही है, स्किल्स दो, उसमें पैदा करो। अब ये ऐसा कि यहाँ लाके बंद कर दो और रोते रहो, क्यों रोते रहो? बनो, निकलो, काम करो, कुछ बनो, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उनके स्ट्रॉन्ग है कि इनके पास कैसी स्ट्रॉन्ग है, अकेली होती तो देखती मैं कैसे स्ट्रॉन्ग होती है। इतना आसान नहीं है। हर इदारे में हर शो में बात हो रही है औरत को एम्पावर करो, लेकिन औरत को एम्पावर करना ट्रेनिंग्स भी देनी चाहिए। एम्पावर करना से बातों से नहीं होता है। सेकंडली ये लड़की एजुकेटेड है, वो ऑफिसर्स में सप्लाई करे, बात सुने, अपनी बहन रहने को नहीं दे रही, ऑफिस में खाना सप्लाई करे, वो घर में जगह नहीं दे रहे। अरे बात एक छोटी सी जगह ले लेती हैं औरतें। देखो हमने आपकी जैसे एक औरत अगर घर छोड़ के आएगी ससुराल का, उसके साथ यही होगा। तो आप लोग अपना सोचे कि हम घर छोड़ते हुए ससुराल का, आपको क्या भाई रखेगा, आपको चचा रखेगा, आपको बाप रखेगा छह बच्चों के साथ? आपको कहेंगे कि हाँ हमारे पास बोझ हो, हाँ तुम ये हो, हाँ तुम ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो, वो आपको कहेंगे। तो खुदारा छह बच्चों को लेकर अम्मा के घर में अम्मा अब्बा भाई कहाँ तक सपोर्ट करेंगे? लेकिन ये बात आप कर रही हैं, कोई नहीं करेगा इस चीज के लिए तैयार रहो। ये बात आप कर रही है छोड़ने के बाद, ये आप बात करिए छोड़ने के बाद। अच्छा आप बात करिए छोड़ने के बाद, मैं छोड़कर छोड़ने के बाद घर जाऊंगी, मेरी भावज कहेगी मुझे। आप ये बात करिए छोड़ने के बाद, छोड़ो, आप बात करिए छोड़ने से पहले की, आप छोड़ने की बात कर रही हैं। छोड़ने के बाद तो जब आपने देख लिया बिल्कुल डीप जिंदगी को, बिल्कुल तो नीचे देख चुके हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या करना है? छोड़ने से पहले की बात करें, आप उसको डील कैसे करना है? कि आप ये बात सुनेंगे इससे पहले आप सोचें कि आपको कुछ आपको करना है। डील कैसे करना है? सिचुएशन की बात है, चाहे सिलाई करे, चाहे कढ़ाई करे, चाहे खाने बनाए, चाहे कुछ भी करे। अच्छा एक मिनट होगा नहीं, ये भाई आप मुझे पता है, अगर आज मुझे कहीं काम नहीं करती हूँ, मुझे पता है मुझे मेरा सर्वाइवल करना है, मैं बाहर चिप्स की दुकान बैठ के सर्वाइवल कर लूंगी। ये बात तो ठीक है, आपकी एम्पावरमेंट औरत की होनी चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन के अंदर है तब क्या करना चाहिए? 2.5 साल उससे सफर किया, उस 2.5 साल में उसको क्या करना चाहिए था? किसी से कर लेती थोड़े पैसे, वो चिप्स बना के बेच। अरे जब निकली तो उसके पास दिमाग होना चाहिए, इतना अर्सा उसको सोच लेना चाहिए। अच्छा अब आप उसकी सुनिए क्या करूंगी मिसेस खान, बस एक मिनट। अच्छा बेटा एक मिनट ना, उसकी सुन लेना क्या कहना आपने क्या जवाब उधर नहीं तो क्या चाहती थी करना? मैं चाहती थी जॉब करना चाहती थी। अच्छा मुझे पता है एक चीज़ लग रही है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपकी गलती ये है कि एक तो आपने शुरू में पहले भी शादी अपनी मर्जी से की है ना, और फिर बाद में आपने अपनी अम्मी की बात, मुझे लग रहा है कि आपकी अम्मी आपके लिए अच्छाई करना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली खुला इज़ किसी भी बेटी के लिए या किसी भी बच्ची के लिए कोई आसान फैसला नहीं होता कि जो उसके माँ बाप करें। बट ऑब्वियसली आपने जिस आदमी से की वो आप कह रही हैं कि साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा कोई डिस्टर्ब था, लेकिन बात साहिर की भी ठीक है, हर मर्द ऐसा नहीं होता, बहुत से मर्द अच्छे भी होते हैं, लेकिन आपका भले एक गलत डिसीजन था लाइफ का वो, लेकिन आपको पता है अपने पेरेंट्स के साथ ठीक इंसान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन आई थिंक अगर आपकी माँ आपको इतना सपोर्ट करती नहीं, आप 3-3.5 साल में अपने बच्चों को, आपके मतलब सब भाई बहनों ने भी आपके बच्चों को सपोर्ट किया, तो आई थिंक अगर आपको लगता है आप अपनी गलती को मान सकते हो तो अभी भी अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग के और अपने घर में एडजस्ट होने की कोशिश करो। नौकरी तो आप करोगी, जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको करनी पड़ेगी, कोई सारी ज़िंदगी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बट आई थिंक आपको अपनी अम्मी से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ जो मैं साहिर भाई को कह रही थी कि फैमिली जब आपको बाहर भेजती है ना, माँ बाप पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, मुझे ये इशू नहीं है, देखो शादी तो लड़के लड़की ने करनी है, लड़की अपनी मर्जी बता सकती है, लेकिन जब वो माँ बाप को कुछ इस तरह से कर देती है कि माँ बाप को नहीं लेती कॉन्फिडेंस में और उनकी मर्जी के बगैर जाके शादी करते हैं, नहीं एतबार खत्म हो जाता है। अब माँ बाप को हर्ट है ना, लेकिन शायद दोबारा फिर शादी करे, अपनी मर्जी से करे, नहीं करे, आपको एक बात हो सकता है शायद मैं बीइंग अ मैन आई एम टॉकिंग, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी बात सही ना हो, लेकिन आप अपनों को छोड़ नहीं सकते, आई एम सॉरी, बस दैट्स वेयर आई ड्रॉ द लाइन। आप अपनों को छोड़ नहीं सकते इर्रिस्पेक्टिव के अपने क्या करते हैं, ऐसा नहीं है आपके ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में, हर जगह हमारे दोस्तों ने बड़े बड़े जख्म हमको अपनों ने ही दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनों को नहीं छोड़ सकते। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने कल ये रेडियो पे बात कही थी और आज आपको कह रहा हूँ, उसके बाद हम ब्रेक पे जाते हैं। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे एक तस्वीर उठाकर हमारे सामने लेके आएंगे, उस तस्वीर में कुछ चेहरे होंगे और हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि
कि ये कौन लोग हैं जो अब हमें नज़र नहीं आते। हम देखेंगे और हम कहेंगे ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हम इनके साथ हंसे हैं, हम इनके साथ रोए हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हमारी ज़िंदगी है। आज ये हमें भी नहीं मिलता, लेकिन एक दौर था जब इनके ज़ख्म थे, इनकी हंसी थी और हमारी ज़िंदगी थी। दिस इज़ व्हाट यू कॉल फैमिली। सही, अच्छी, बुरी, गलत फैमिली दुनिया में सभी की होती है। सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक। इंसान क्रिएटिव होता है, हर इंसान में कुछ न कुछ स्किल्स अल्लाह मियाँ ने दी होती है। अब मैं जो थी कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, क्रोशिया, क्रॉस स्टिच, शीशे लगाने में बड़ी तेज़ होती थी। मेरा हाथ बड़ा चलता होता था और रात दिन मैं इतना स्विफ्ट काम करती थी कि आप सोच नहीं सकते। अब मेरी अम्मी के पास 50 साल पुरानी, उन्होंने मेरी पहले जहेज़ पैदा होते ही बड़ा जहेज़ बनाती रहती थी औरतें, मेरी अम्मी जो करती थी। अब मेरे पास इतना सैटिन था जो कि मैं शलवारें तो नहीं बनाती थी। अब मैंने उसका क्या किया, मेरे हस्बैंड का बड़ा अच्छा बिजनेस था, एक ज़माना हुआ कि वो फ्लॉप हो गया, वी वर ऑल ज़ीरो। मैंने क्या किया, वो सैटिन निकाला सारा और उसके मुझे, क्योंकि मुझे शीशे का काम बड़ा अच्छा आता था, मैंने उसको वो जो बर्फ़ी जैसी टुकड़ियाँ बनाई और उसको क्रॉस स्टिच वाला उसमें स्टिच लिया। उसके अंदर एक एक बूटी मैंने कैरी की बनाकर बीच में उसके शीशे लगाए और वो एक इन शॉर्ट फाइनली व्हाट हैपेंड, वो मैंने मार्केट किया सदर में एक दुकान के साथ और मैंने कोई 100-125 वो मैंने कुशन्स और टिकोजी कवर्स शीशे के बेचे। उनको क्या पता कौन बेच रहा है, वो मैं बनाती थी और आई स्वेयर शीशे का काम इतना महंगा बिकता था, मेरे पास कपड़ा था, मैंने अपने स्किल्स को। मिसेस खान एक बात सुनेंगी? कपड़ा अब आप दूसरों की सुने। इस कदर वो बिका कि उसकी बात तक मेरे पास डिमांड। असल में कपड़ा ये है कि आपका मियां आपके साथ था, आपका मियां आपके साथ था, आपका मियां आपको सपोर्ट कर रहा था। मेरे मियां को पता ही नहीं था मैं ये काम कर रही हूं। लेकिन मिसेस खान आप टॉपिक से हट रही हैं। अपने फ्री टाइम में बैठकर फ्री टाइम में बैठकर मेरी भी एक बात, माशाल्लाह आपकी क्रिएटिविटी से लोग सीखेंगे, बात अग्री है। अब वो बच्ची ना तो कमा रही, बेचारी को बाथरूम में नहीं जाने दे रहा, कमा भी नहीं, आपका शीशे भी थे, आपका सैटिन भी था, आपके पास मियां की सपोर्ट भी थी। मियां को नहीं पता था मैं क्या कर रही हूं, मियां अच्छा ज़हीन आपा को, मैं ज़हीन आपा से बात करती हूँ थोड़ी सी। ज़हीन आपा ने माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल किया है थ्रू आउट द लाइफ और आप इनसे पूछें तो आपको बहुत अच्छा मशवरा मिलेगा। इन्होंने अपनी बेटी को भी सपोर्ट किया। सारी बात ये है ना कि जब इंसान पे पड़ती है ना तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कुछ ना कुछ इंसान लेकिन सोचने की बात अलग है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए चाहे आपकी माँ बाप की सपोर्ट हो, बहन की सपोर्ट हो, भाई की, मियाँ की, किसी की सपोर्ट होने, हम अकेले नहीं कुछ कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं अब कहने को देखिए मैं वो बात फजीला आपने जैसे कहा ना, मेरे पास भी मेरे मियाँ जिस वक्त आए पाकिस्तान तो उनकी बसेस 5 बसें चलती थी, ठीक है, लेकिन मैं पब्लिश ऐसे सबको नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता रही हूँ। एक वक्त यह आ गया था कि वो जो पैसे पाइयाँ जो होती थी ना वो हमारी डाइनिंग टेबल पे रखी जाती, लेकिन ना मेरे बाप को पता था ना मेरी माँ को पता था, किसी को नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों ने कभी किसी से एक पैसा नहीं। मैंने गुलराना जो है ये यहाँ पे क्लब है उसमें जाके मैंने सिलाई कढ़ाई सीखी। मेरे मियाँ ने मुझे इजाज़त दी, उस समय टीवी पे काम नहीं करती थी, मैंने अपने हाथ से उनकी पैंट और शर्ट पहना के उनको अर्शे पे बिठा के अबू धाबी भिजवाया। एक सवाल है आपका, देखिए इस इन तमाम मामलात में हस्बैंड्स वर गुड, हाँ, वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तो इशू ये है कि ना तो बेचारी क्या करेगी, औरत दुनिया फतह कर सकती है, औरत दुनिया फतह कर सकती है, उसके पीछे सपोर्ट और कोई एक महरम। अच्छा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि क्या करना, इनको इस वक्त क्या करना चाहिए? मैंने इनसे तो यही बोला है, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो हमने दुनिया में देखी है वो ये है कि अगर मर्द घटिया हो जाए ना, जब आपका शौहर जिसकी आपको सपोर्ट है, अगर मर्द घटिया हो जाए तो फिर औरत के लिए मुश्किल होता है सरवाइव करना। लेकिन
वही बात है कि जब आप पे पड़ती है तो इनको तो मैंने यही बोला है कि देखें, मुझे जो लगा कि मैंने कहा अपनी माँ से जाके माफ़ी मांगो, कुछ भी है वो माँ है, आपको जो भी इश्यूज़ हैं आपने उनके एतबार को ठेस पहुँचाई है, अब एतबार बनाने में कुछ टाइम लगेगा, अपने आप को दबाना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही मुझे बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी बेटी को डिसोन कर दें? और देखिए उसने बदतमीजी की है ना, ठीक है, डिसोन नहीं करती है लेकिन तकलीफ होती है, माँ को तकलीफ होती है। अगर मैं अपनी जगह अपने आप को रखूं ना, 3 महीने की है वो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है जिसमें मैं उसको डिसोन कर सकूं। डिसोन नहीं किया ना उसने, डिसोन है ना, देखिए बदतमीजी की एक लिमिट होती है ना, बदतमीजी जो शेल्टर पहुंच गया उसको डिसोन किया ना, आपने डिसोन तो किया ना, आपने अपने ही जिसको आपने 9 महीने पेट में रखा आपने उसी को डिसोन कर दिया। लेकिन आप तो गलत बात पे सपोर्ट भी नहीं कर सकते ना। नहीं, यू कांट सपोर्ट, बट देन अगेन you should सख्त पनिशमेंट ना दे, घर के अंदर रहते हुए पनिशमेंट दे तो ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। ये पनिशमेंट, हाँ बिल्कुल तरीका वो बेहतर था, लेकिन अब उन्होंने गलती की है। अब लेकिन अगर आपका बेटा कोई ऐसी हरकत आप उसको डिसोन कर देंगे? नो। अब जैसे मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल यहाँ दे देती हूँ उन माओं के लिए कि जो माएँ अपने बच्चों के साथ एक्सट्रीम्स पे जाती हैं, बहुत एक्सट्रीम्स, चाहे मोहब्बत की हो चाहे नफरत की हो, वो प्रॉब्लम में आती है। जैसे अगर मेरी जब शादी हुई, मेरे बच्चे छोटे थे, 2 हो जाते मियाँ बीवी में आपस में नातफाकी या लड़ाई, तो मैं एक दिन ऐसी अम्मी के पास चली गई, तो कैसर शाम को आए तो कैसर ने कहा कि आंटी आप एक काम करें, इसको अपने पास रख लें। तो अम्मी ने कहा कि भाई जब मैंने तुम्हें ये दी थी उस वक्त इसके साथ ये 2 बच्चे नहीं थे, और अब क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तो तुम आओ, खुशी से आओ, प्यार मोहब्बत से आओ, खाओ पियो, लेकिन लड़के कभी नहीं आना क्योंकि हम कभी नहीं रखेंगे। तो मेरी मतलब ये माओं का भी एक तरीका कार होता है कि आप अपने बच्चों को इतना एक्स्ट्रा सपोर्ट ना करें। इन दोनों का जो केस है ना, ठीक है, अब ये उन पे पड़ी है, अब ये निकली एम्पावर्ड हो जाएंगी, लेकिन उस वक्त जब ये उस सिचुएशन के अंदर थी। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए शेल्टर में? जी 22 दिन हो गए। और आपको? शेल्टर में 2.5 साल हो गए। इनका तो इशू ही अलग है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो औरतें जो घर के अंदर रहती हैं वो नहीं समझती कि घर से निकली हुई औरत की क्या कैफियत होती है। मेरे पास कल एक औरत आई है, बहुत ही बड़े खानदान की, उसके सगे भाई उसको कत्ल करने के लिए ढूंढ रहे थे क्योंकि मियां ने उसकी इज्जत पर एक इल्जाम लगा दिया था। वो घर से निकली है, कराची शहर में सुबह से शाम तक घूमती रही है, और उसके बाद उसने अपने बच्चों को फोन किया मियां को कि इसको ले जाओ, और यहाँ से लाहौर चली गई है। पूरे कराची शहर में कोई एक घर ऐसा नहीं था जहां वो जा सकती थी। जरा सोचे तो सही कि जिसको अपने डिसोन करके निकालते हैं। मैं एक बात और औरतों से कहूंगी कि खुदा के लिए मुंह खोल के बड़े बड़े जुमले, बड़ी बड़ी बातें उन मजलूम, उन मजबूर औरतों को मत कहो। उनसे नहीं डरो तो अल्लाह के खौफ से डरो। सही बात है। क्या मसाइल है? अच्छा, यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। फजीला, थैंक यू वेरी मच। आई नो यू हैव टू गो। आपको हम रुखसत कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू फॉर कमिंग, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत शुक्रिया। लेज़र में एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आगे कहानी क्या होती है ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। आइए जी, तालियां, बहुत सारी तालियां। आप लोगों ने मेरे साथ एक नारा लगाना है, अभी लगाना है। थोड़ी सी सिली बात हो जाएगी लेकिन ना, मिसेस खान जीतेंगी। मिसेस खान जीतेंगी। आओ मिसेस खान। मिसेस खान इलेक्शन में खड़ी हो रही है। एनीवे, अरे मुझे बहुत लोग बुलाते हैं, बुलाते हो, छुट्टी कर देंगे आप सबकी, प्लीज खड़ी हो जाए। मेरा बेटा कहता है आपको भी गोली एक दिन पड़ जाएगी, अब बच्चों को भी, इसलिए भाई इससे पॉलिटिक्स से नहीं, जिसको काम दिया जाएगा खुदा का वास्ता नहीं करना ये कोई काम नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे, और एक बात ज़रूर है, अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे हमारे सरों पे रखे। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, लेकिन एक बात मैं गज़ाले की बात से एग्री करता हूँ, जो ज़िंदगी आपने गुजारी शायद वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और जो बाकी गुजर रही है वो थोड़ी सी और मुख्तलिफ है। लेकिन कहीं इसके कॉम्बिनेशन में आपकी बातें भी सही हैं और आपकी बात भी सही है, कहीं इसके कॉम्बिनेशन में ज़िंदगी छुपी है, कहीं इसकी कॉम्बिनेशन में सक्सेस है। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में एक सक्सेस है। एक मैं कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बात कर रही हूँ साजनपुर से या राजनपुर से? राजनपुर और रोजान में मेरे घर में। जी आसमा आपकी जिले से बात कर रही हूँ। जी बोलिए आसमा। साहिर भाई, मेरी जान है, मेरे जो करते हैं, बात पर करते हैं। मेरी उम्र 34 साल है। आपको मारते हैं आपके हस्बैंड? नहीं सर, वो आती हूँ मेरी बेटियाँ आ जाती, देखे उसको मत मारो। अच्छा बहन, मैं उन्हें से समझाती
आपकी 4 बेटे हैं, बेटियों का माँ से ज्यादा होता है, आप क्या करें? पर वो आपकी बेटी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, एक और टेलीफोन कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिर भाई बात कर रहे हैं? जी साहिर बोल रहा हूँ। भाई मैंने अपने बारे में आपसे बात करनी, मैं गोजरा शहर से बात कर रही हूँ जी। 9 साल मेरी शादी को हुए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी। उसने कहा कि जी मैंने आपसे कोई मतलब बेबी भी नहीं लेना, तो मैंने वो बात भी उनकी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अब मुझे 6-7 महीने हो गए हैं, मैं इधर अपने पेरेंट्स की तरफ रह रही हूँ। कोई वजह मतलब नहीं चली, उन्होंने डिवोर्स किस मतलब बारे में दी, क्या मेरा कसूर था। अब मैं इधर इतनी परेशान होती हूँ रिश्ते के मुतालिक, इतनी टेंशन बनी हुई है कि 50+ मतलब जो भी आ रहे रिश्ते, तो आप प्लीज मेरी हेल्प करें। अगर यहाँ पे जो मिसेस खान बैठी हैं उनके साथ प्लीज मेरा कोई कांटेक्ट वगैरह करवा दे ताकि कहीं अच्छा रिश्ता तय हो। बिल्कुल बिल्कुल मिसेस खान का नंबर। आपकी उम्र क्या है, इनकी क्या उम्र है? आपकी उम्र क्या है इशरत? जी मेरी 35 एज है। 35 50 का भी आ रहा है, 50 से कम का आए या देखिए अब आपको एक मैच्योर आदमी मिलेगा। आपके बच्चे हैं ना, अगर छोटे आदमी से करेंगे वो आपके बच्चे को नहीं संभालेगा। मैच्योर आदमी जो होगा ना वो तो थोड़ा सा आपको भी लुक आफ्टर करेगा और उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी होगी और आपके बच्चों की भी देखभाल करेगा। यंग आदमी से शादी ना करना। चलिए जी। और मेरे पास आ जाना, मैं करवा दूंगी। अच्छा जी, अच्छा अब मुझे बताइए अब नहीं, अच्छा ये कि कार्य खैर है, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। आप लोग फेसबुक पे भी तो तलाश करते हैं, पता नहीं और कहाँ जाते हैं कि देखिए ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं फेसबुक वगैरह पे नहीं होता, लेकिन ये सोशल मीटिंग प्लेसेस होती हैं ना, जहाँ आई एम नॉट सेइंग कि हम कोशिश करते हैं या तलाश करते हैं इस तरह से, लेकिन वहाँ भी तो मुलाकातें होती हैं। मैंने कितनी नेट मैरिजेस देखे हैं जो हुई हैं, बहुत हो रही हैं, बहुत कामयाब भी है, और कामयाब है, ऐसा नहीं है। तो जहाँ से जो मदद मिल सके, जहाँ से जो मदद मिल सके वो ठीक है। अल्लाह ताला इसी तरह से वास्ते बनाता है और जो आपको मिलना होता है वो आपको ज़रूर मिलता है। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप मैं रुखसार साबिर बात कर रही हूँ। जी रुखसार बोलिए। ये अभी आप मेरी लाइन ड्रॉप हुई थी शायद, तो मैं ये बता रही थी कि मेरा कद 5 फीट था। सबने मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स में कोशिश की कि मैं आऊँ, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स में नहीं आती थी। मैं हमेशा कहती थी कि मैं दरख्त पे चढ़ सकती हूँ, अलमारी पे चढ़ सकती हूँ, पलंग के नीचे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें सब हमारे घर में लंबे कद की थी। मेरी छोटी बहन का पोलियो में पैर खराब था। मैं अपने वालिद से झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन किसी से झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन अपने वालिद से बोलती थी। और उनको मैंने इंटर BA MA तक पढ़ाया है। बहनों की शादियां की, आज उन बहनों ने मेरे लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया जी। और मुझे नहीं मालूम मेरी माँ जिंदा है कि मर गई है, क्योंकि वो अंदर बंद है और वो दरवाजे में मुझे अंदर नहीं आने देते। मेरा सबसे बड़ा अलमिया यही है। फिर गजाला बाजी जानती हैं कि मेरी शादी कहाँ हुई। एबटाबाद के जिस माहौल में हुई है वो कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बिल्कुल माहौल इतना मुश्किल माहौल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैंने यहाँ भी फाइट की, और ये जो खातून बैठी हैं सारी, मैं उनको यही मैसेज देती हूँ कि आप मोहब्बत करें, खिदमत करें अपने शौहर की, काम करें। मैंने अपना यहाँ बुटीक खोला, जबकि मैं पूरे एबटाबाद की पहली खातून थी जिसने यहाँ बुटीक खोला था, और लड़ती रही हूँ, फाइट करती रही हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने शौहर की पहली बीवी के 2 बेटों और उनकी बहुओं और उनके बच्चों के साथ खुश रह रही हूँ। मेरी नंद मेरे साथ रहती हैं, मेरी नंदे मुझे प्यार करती हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने उनको प्यार किया। ये आप मेरी तरह हैं, आप मेरी तरह। मैंने जी मिसेस खान 30 सेकंड से सबके पास आपसे शुरू करते हैं। इनिशिएटिव लिया और देखें इन्होंने जो बातें की, मैं इन दोनों लोगों को क्या मशवरा देंगे? यही कि अपने पाँव पे खुद खड़ा होना सीखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। ये मत सोचो अब हम डिपेंडेंट हो गए, अब हमें कुछ भी नहीं करना। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सोचे, यूज योर ब्रेन। एवरीबॉडी इज क्रिएटिव। गॉड हैज गिवन यू सेल्स, ब्रेन सेल्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। बेटा मैं इनके लिए तो यही कहूँगी कि अगर वालिदा के पास जाके आप उनसे माफ़ी मांग लेती हैं, मेरा ख्याल में कोई माँ ऐसी नहीं होगी कि जो बच्ची अगर वापस आ रही और उनको अपनी गलती तस्लीम कर रही, तो माँ का दिल तो बहुत बड़ा अल्लाह मियाँ ने दिया ना, तो वो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए ना। एक्चुअली बात ये है कि इसको कहूँगी कि शोहर के घर में इतना तुमने बर्दाश्त कर लिया,
तो अपनी माँ को कैसे क्यों नहीं? क्या बात, क्या बात, अपने बहन भाइयों को क्यों नहीं पता? जब वो खराब थे तो ये तो इतना प्यार करने वाले हैं। आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, उसके बाद आप देखिएगा सारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। एज पर हर अगेन मैं तो ये कहूँगी अपनी माँ वालदा के पास वापस जाएं, वापस रिश्तों को रिवाइव करें, ट्रस्ट को रिवाइव करें। एंड आई थिंक यू, आई होप दैट यू विल हैव अ ब्राइटर फ्यूचर। एंड फॉर यू जस्ट अपने पाँव पे खड़ी हो और बस ये बात, अपने पाँव पे खड़ी हो। भाई आप अच्छी जगह आ गई हैं, आपको अल्लाह ने एक अच्छा घर दे दिया। सकते हो, आप वापस जाओ, आप अच्छी जगह है। बाबा ने इतना सिखाएंगे, वो भाई भी जाना है, गेट आउट तो अपनी माही के पास वापस जाना है, माफ़ी मांग रही है, हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और इस बच्ची को मैंने ये बताया कि तुम जिंदगी भर लोगों से, बहन से, रिश्तों से मांगती रही, नहीं मिला ना, अब देने वाली बन जाओ, बस अब सबको दो। यही बात हम बता रहे हैं आपके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समझती हैं कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने घर वापस दोबारा जा सकें। आपके लिए बहन, अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, विल बी देयर टू हेल्प। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा शादी के बारे में इस बात पे यकीन रखता हूँ कि इट्स ऑलवेज अ गैम्बल। कुछ नहीं पता होता कि अरेंज हो तो वो कामयाब होगी या मोहब्बत की होगी तो कामयाब होगी, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आई थिंक ठीक हो जाता है सब कुछ। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए सो लॉन्ग।